Hello friends, my name is Nikita and I have studied from VIT Vellore and I am currently working at Access Colleges Kanpur. So in today's topic of discussion जो मैंने previous session में आपको immunology के बारे में बताया था उसी का एक continuation part है. So इस session में आपको antigens, antibodies, structure of antibodies and types of antibodies और antigen और antibody का क्या reaction है you will get to know all about it. So antigens क्या होते हैं? So as I told you earlier, एक बार मैंने आपको previous session में बताया था कि foreign particles को हम antigens बोलते हैं. तो any substance that cause your body to produce an immune response उसको हम antigen बोल देते हैं. तो immune response का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला था कि वो innate immunity और adaptive immunity के बारे में बोला था. If you people are able to recall, तो उसी चीज़ का पार्ट है कि अगर एंटीजेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोवोक कर देते हैं हमारी बॉडी को ताकि वो एक मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दे आइदर इन द फॉर्म ऑफ इनेट और इन द फॉर्म ऑफ अडेप्टिव. तो उस टर्म को या उस एजेंट्स को हम एंटीजेनिक एजेंट्स कह देते हैं. तो वो फॉरेन होते हैं हमारी बॉडी में. दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड. वो बाहर से हमारी बॉडी उन्हें एनकाउंटर करती है. तो उसे हम एंटीजेंस कह देते हैं. और एंटीजेंस बैक्टीरिया, वायरसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस कुछ भी कहला सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं. तो नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन. तो एंटीजन की नेचर क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट वायरस का स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो मोस्टली इट कंटेन्स आरएनए एज द न्यूक्लिक एसिड. बहुत रेयर केसेस में होगा कि डीएनए होगा बट परसेंटेज आरएनए का ज़्यादा है. तो प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स या शुगर्स मतलब एंटीजेनिक एजेंट्स का जो असेंबली है मींस फ्रॉम व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ वो आइदर प्रोटीन से बने हो सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूड्स डीएनए, आरएनए और या फिर शुगर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. अब एंटीजेंस में दो प्रॉपर्टी आती है. एक आती है एंटीजेनिसिटी और दूसरी आती है इम्यूनोजेनिसिटी. व्हाट इज़ एंटीजेनिसिटी? एंटीजेनिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी when an antigen enters into your body but it is not able to provoke an immune response. मतलब कि जब बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल ने आपकी बॉडी पे अटैक किया लेकिन उस फॉरेन पार्टिकल की वजह से आपका इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है. मतलब इट इज़ लाइक ओके योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग ओके, इट इज़ नॉर्मल. तो उस प्रॉपर्टी को हम एंटीजेनिसिटी कह देते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़ इम्यूनोजेनिसिटी. इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है कि जब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है लेकिन हमारी फॉरेन पार्टिकल की तरफ से या हमारी बॉडी उस पर एक मैसिव रिस्पॉन्स क्रिएट करती है या रिएक्ट करती है उस एंटीजन को, तो उस प्रॉपर्टी को हम इम्यूनोजेनिसिटी बोल देते हैं. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. एंटीजेनिसिटी में क्या होता है? देयर इज़ नो प्रोवोकेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम बट इन केस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी इम्यून सिस्टम गेट्स हाईली एक्टिवेटेड. मतलब एंटीजन अटैक दोनों केस में कर रहा है लेकिन इम्यून सिस्टम जब वर्क करना स्टार्ट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं इम्यूनोजेनिसिटी. बट व्हेन द बॉडी इज़ नॉट रिएक्टिंग टू एनी एंटीजन, मतलब सिर्फ सिंपली योर बॉडी इज़ नॉर्मल, सो उस केस में उस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं एंटीजेनिसिटी. दैट मीन्स दैट एंटीजन इज़ नॉट केपेबल इनफ टू इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स. तो उसको हम एंटीजेनिसिटी का नाम दिया. नाउ द बाइंडिंग साइट इज़ नोन एज एपिटोप. यानी कि अगर सपोज ये एक एंटीजन है, ओके, इफ़ दिस इज़ एन एंटीजन तो उसके सरफेस पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक प्रेजेंट होता है, उसको हम एपिटोप कहते हैं. तो इस एपिटोप के थ्रू वो एंटीजन हमारी बॉडी के सेल सरफेस पे या कहीं पे भी जाके अटैक करता है. मतलब दिस इज़ द बाइंडिंग फोर्स. तो फॉर अब ये यहाँ पर एक एंटीबॉडी, इफ दिस इज़ एन एंटीजन एंड दिस इज़ एन एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी के सरफेस पे भी कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिस स्ट्रक्चर्स के थ्रू दोनों मैंने बोला था आपको प्रीवियस सेशन में कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन जो स्प्लीन में होता है तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. यानी कि जो स्ट्रक्चर आपको एंटीजन के सरफेस पे मिलेगा उसको हम नाम दे देते हैं एपिटोप. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एपिटोप. दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज एपिटोप एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज पैराटोप. अब ये एपिटोप पैराटोप क्या है? एपिटोप पैराटोप
अमीनो एसिड से बना होता है, मीन्स यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो एपिटोप या पैराटोप बनाते हैं। ऑलराइट, सो दिस पोर्शन, जो पोर्शन एंटीजन जिससे रिएक्ट करता है उसको हम एपिटोप कह देते हैं, और जिस पोर्शन से एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट करता है उसको हम पैराटोप का नाम दे देते हैं। ओके, सो इट हैज़ अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट विच इज़ नोन एज एपिटोप। आई होप इट इज़ क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज़ एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ में आप पहले तो मैंने आपको बोला कि एंटीजेंस क्या है, अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब उनकी स्पेसिफिक साइट, बाइंडिंग साइट होती है जिसको मैंने पैराटोप आपको अभी बताया। अब एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करती है, मतलब एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस हो गया, एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी या कहीं बाहर से आएगी, आपको इंजेक्ट करा दिया जाएगा एंटीबॉडी से, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से आपस में रिएक्ट करते हैं सो दैट ऑल दैट फॉरेन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी। तो ये एक जनरल व्यू था अबाउट एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। ओके, तो एंटीबॉडी का आप इस पिक्चर में ये देख सकते हो कि इसका एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो चेन है इसको हम लाइट चेन बोल देते हैं। ये 2 लाइट चेन्स होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। दिस ग्रीन कलर थिंग यू कैन सी इज हियर इज़ द हैवी चेन, और ये जो डार्क ग्रीन कलर से आपको प्रेजेंट हो रहा है ये लाइट चेन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ में क्या है कि उसके पास हर एंटीबॉडी में एक 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। सो ये आपकी हैवी चेन हो गई, दिस होल थिंग, दिस इज़ अ हैवी चेन एंड दीज आर द लाइट चेन्स। ओके, तो हैवी चेन्स में हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कितनी तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम हैवी चेन को क्लासीफाई कर देते हैं, लाइक म्यू, लैम्डा और समथिंग। तो लैम्डा आता है आपका लाइट चेन में, लैम्डा और कप्पा। तो जब लाइट चेन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो वो 2 तरीके की होती हैं, लैम्डा और कप्पा। तो आइदर कप्पा विल बी प्रेजेंट और लैम्डा विल बी प्रेजेंट एज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज़। तो एज ऑफ नाउ आपको ये मतलब याद रखना है कि 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, लेकिन उसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। तो लाइट चेन कंप्राइजेज ऑफ आइदर कप्पा और लैम्डा, और जो हैवी चेन होती हैं उसमें क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि लाइक अगर IgG है, IgM है, उसके अकॉर्डिंग हैवी चेन का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द हिंज रीजन। यहाँ पे एक हिंज रीजन मैंने मेंशन किया है। ये जो इतना पोर्शन है इसको हम हिंज रीजन बोल देते हैं। हिंज रीजन क्या करता है, ये आपकी एंटीबॉडीज़ को ना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स इट इज़ एबल टू मूव आइदर वेज, या अगर एंटीजन से उसको इंटरेक्ट करना है तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है या मूव कर सकता है। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हिंज रीजन मेंशन किया है। अब एक और रीजन है फैब एंड FC रीजन। अब दिस होल पोर्शन, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज फैब रीजन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट द पैराटोप। पैराटोप इज द रीजन ऑफ द एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद द एंटीजन्स। तो इस फैब को यहाँ पे अगर सपोज कोई एंटीजन यहाँ से आ रहा है तो वो एंटीजन इस पूरे पोर्शन से इंटरेक्ट करेगा, इधर या फिर इधर। और जो ये रीजन है एंटीबॉडी का, ये कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं करता। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज FC रीजन। इसको FC बोलते हैं और इसको फैब रीजन बोलते हैं। तो जो FC रीजन होता है वो हर एक एंटीबॉडी में कांस्टेंट रहता है, मतलब हर एंटीबॉडी का एक अपना FC रीजन होता है जो चेंज नहीं होता। तो सपोज़ अगर आपको आपको सीरम में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, लाइक सपोज एंटीबॉडी M, A, G, D, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पेसिफिक एंटीबॉडी है? अगर आप उस एंटीबॉडी का आप उसको सीक्वेंसिंग कराएं, उसके FC रीजन की DNA सीक्वेंसिंग कराएं या कुछ कराएं, देन यू विल कम टू नो कि वो कौन सी पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि एक्चुअली इस स्लाइड में आपको बेसिकली ये याद रखना है कि एंटीबॉडी का वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 हैवी चेन प्रेजेंट होती हैं, उसमें 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं।
उन हैवी और लाइट चेन के साथ साथ एक हिंज रीजन भी होता है. नाउ हिंज रीजन इज एक्चुअली बेसिकली इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द एंटीबॉडी, ये उसका काम होता है. देन एंटीजन किधर बाइंड करता है, यू हैव टू रिमेंबर इट बाइंड्स टू द फैब रीजन ऑफ द एंटीबॉडी. FC रीजन इज द रीजन विच डजंट इंटरैक्ट विद द एंटीजन एंड इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी. ये ओवरऑल आपको बस इतना रिमेंबर करना है एज ऑफ नाउ इस स्लाइड में. देन इफ़ आई से द क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, अब क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ मतलब एंटीबॉडीज़ कितने तरीके की हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो GAMD ये सब एक एंटीबॉडीज़ का नाम है. एंड दिस IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन. सो एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में एंटीजन बाइंड करता है जिसको कि हम फैब रीजन बोल देते हैं. ये हिंज रीजन होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये FC रीजन है. दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज FC रीजन, जो कि कॉन्सेंट्रेटर है, जो इंटरैक्ट एंटीजन से नहीं करता है. So this was the structure and the types of antibodies. Okay. So next is IgG. Okay. IgG एंटीबॉडी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट ये 80% हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स इन द ब्लड. ओके. तो ये इसका कॉम्पोजिशन ब्लड में ज़्यादा होता है. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये इसके सब क्लासेस होते हैं IG1, 2 and 3 and 4. सो अपार्ट फ्रॉम IG2, मतलब IG2 एक ऐसा एंटीबॉडी है जो मदर के थ्रू बेबीज़ में नहीं जाता है. अपार्ट फ्रॉम IG2, G1, G3 एंड G4 ये सारे जितने भी सब क्लासेस हैं ये सब बेबी के पास जाते हैं फ्रॉम मदर थ्रू प्लासेंटा. ये एक IgG का रोल है और आप यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दे सकते हो. अब मैं अगर इसको बोलूँ कि ये क्या है, मतलब ये एक हो गया आपका, क्या हुआ, ये आपका एपिटोप हो गया. तो ये डायमेरिक हुआ. डायमेरिक मतलब इसकी वैलेंसी 2 हैं. दैट मीन्स आप एक एंटीजन यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है और एक एंटीजन यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है. सो इस टोटल टर्म को हम बोल देते हैं डायमेरिक. दैट मीन्स IgG इज डायमेरिक इन नेचर. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट इज IgA. IgA का क्या है, इसका कॉम्पोजिशन 10 to 15% होता है, मतलब कि G से परसेंटेज इसका कम है, G का सबसे ज़्यादा होता है. और IgA आपको ज़्यादातर सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, टीयर्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होगा. तो जो भी हम अगर टीयर्स और सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है तो हम उसको एक और टर्म दे देते हैं सीक्रेटरी IgA. ऑलराइट. तो ये डायमेरिक भी हो सकता है और ये टेट्रामेरिक भी हो सकता है. आई टोल्ड यू व्हाट डायमेरिक इज. डायमेरिक का मतलब ये हो गया कि उस एंटीबॉडी के पास 2 वैलेंसी हैं, मतलब 2 एंटीजन उस पॉइंट पे आके बाइंड कर सकते हैं. और टेट्रामेरिक मैंने बोला तो वो क्या हुआ कि उसके पास 4 वैलेंसी हैं, मतलब 4 एंटीजन्स उसकी एपिटोप्स पे आके बाइंड कर सकते हैं. सो इसको फर्दर क्लासीफाई करा जाता है IgA1 एंड IG2. मतलब हर कुछ एंटीबॉडीज़ का क्लासिफिकेशन है और कुछ का नहीं है, बट G का है G1, G2, G3 एंड G4. लाइकवाइज एंटीबॉडी A का है A1 एंड A2. सो द नेक्स्ट इज IgM. ओके. IgM क्या होता है, ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो आपको B लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे मिलेगा. दैट मीन्स इफ दिस इज अ B लिम्फोसाइट्स, तो उसकी सेल सरफेस पे आप एंटीबॉडी M को पाओगे और एंटीबॉडी D को पाओगे. दैट मीन्स दे आर सेल सरफेस एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट ऑन दी B सेल्स. तो M क्या करता है, सपोज जैसे कि मैंने बोला कि जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है, सो उस टाइम पे आई टोल्ड यू देयर आर नंबर ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी. सो फ्रॉम दो सेल्स एक अलग तरीके के सेल्स आते हैं जिनको हम डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस बोलते हैं. तो वो क्या होते हैं, उसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं. मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स आर कॉल्ड एज दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. अलॉन्ग विद दीज सेल्स हमारा एक एंटीबॉडी बॉडी में होता है जो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन M कहते हैं, वो आता है और वो भी जो है फॉरेन पार्टिकल से अपना रोल प्ले करता है. तो उसमें क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है.
दिस इज़ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने किसी भी एंटीजन से एनकाउंटर किया, उसको अपने सेल सरफेस पे लिया, फिर यहाँ से टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स, आई टॉक्ड अबाउट टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स इन माई प्रीवियस सेशन। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जब आते हैं और एंटीजन सपोज यहाँ है, तो देर इज़ वन मोर वर्ड विच इज़ कॉल्ड एज MSC मॉलिक्यूल्स। MSC क्या है वो मैं आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगी, बट आप अभी ये जानो कि ये एंटीजन MSC मॉलिक्यूल के थ्रू, ये अगर MSC है और यहाँ पे एक एंटीजन है, तो MSC मॉलिक्यूल के थ्रू ये T और B सेल से इंटरेक्ट करता है। मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वहाँ चले गए, फिर उन्होंने क्या किया, उस एंटीजन्स को पिकअप किया और अपने सरफेस के किसके थ्रू लगाया, MSC के थ्रू उन्होंने अपनी सरफेस पे उसको ले लिया। अब वो पर्टिकुलर टाइप का MSC मॉलिक्यूल क्या करता है, वो सिग्नल देगा T सेल्स और B सेल्स को कि आओ मुझसे इंटरेक्ट करो एंड यू नो किल दैट पैथोजन। तो वो MSC को रिकग्नाइज करके T और B सेल्स अपना काम करते हैं। I'll tell you about MSC in the upcoming session. So as of now आप ये समझो कि ये इसका प्रोसेस ये है। तो M क्या करता है, M एंटीबॉडीज़ भी B सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं अलॉन्ग विद D। तो ये भी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है कि मतलब अलॉन्ग विद T एंड B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी M भी एक मैसिव रिस्पॉन्स देती है। मतलब अगर हम M और G को कंपेयर करें तो क्या होता है, अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स है, प्राइमरी रिस्पॉन्स मतलब अगर पहली बार बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो IgM का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा और IgG का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम होगा। मतलब वो इन्फेक्शन के साइड पे IgM सबसे पहले जाएगा और G थोड़ा लेटर होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि वो इन्फेक्शन फिर से हो रहा है, तो उस केस में रिवर्स हो जाता है कि M का कॉन्सेंट्रेशन जो M होगा वो कम हो जाएगा और G जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये एक जनरल है, मतलब कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो M सबसे ज़्यादा मैसिव रिस्पॉन्स देगा एज़ कम्पेयर टू G। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IgM। अब यहाँ पे आपने M का स्ट्रक्चर भी देखा जो कि J शेप्ड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ये वैलेंसी है, एक ये वैलेंसी है एंड टोटल आपको 10 वैलेंसीज दिखेंगी। द स्ट्रक्चर इज़ पेंटामेरिक, लेकिन वो हर एक वैलेंसी में एंटीजन्स इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। तो उन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है कि सिर्फ 5 एंटीजन्स ही इस M एंटीबॉडी से इंटरेक्ट कर पाते हैं ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपने ये देखा कि ये पेंटामेरिक होता है और ये सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स देता है, मोर देन G ऑल्सो, लेकिन G का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा ब्लड में प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये देखा कि ओके इट इज़ 5 to 6% ऑफ डी टोटल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है एक ओवरव्यू में। सो नेक्स्ट इज़ IgD। अब D, एक ये D है और एक ये E है। D और E का क्या है कि ये दोनों ही एंटीबॉडीज़ एक एलर्जिक रिस्पॉन्स में ज़्यादा रोल प्ले करती हैं और D एंटीबॉडीज़ ही एक ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो M के साथ B सेल सरफेस पे प्रेजेंट हो। आई टोल्ड यू कि ये B सेल सरफेस है, यहाँ पर M प्रेजेंट होगा, यहाँ पे D एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। मतलब बाकी एंटीबॉडीज़ को हटा के सिर्फ एंटीबॉडीज़ M और एंटीबॉडीज़ D ही हैं जो आपको B सेल्स के सरफेस पे मिलेंगी। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है और इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत कम होता है। D का भी कम होता है और आपको E का भी बहुत कम रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये D और E जो हैं ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है, आपको पैरासिटिक इन्फेक्शंस में भी प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन। देन E एंटीबॉडी इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच इज़ इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी ने बहुत मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब ओवर द बोर्ड जाके, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तो दिया ही दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सेल्स अपने प्रोवाइड कर दिए, तो आप देखोगे कि कुछ जगह इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत रेडनेस सा एरिया हो जाता है। तो वहाँ पे उस
उस रिएक्शन को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, कि मतलब अपने अमाउंट से भी ज़्यादा रिएक्शन देना इम्यून सिस्टम को, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये IgG प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी। अब क्या है कि एक और सेल्स होते हैं, आई टोल्ड यू अबाउट ए ग्रैनुलोसाइट्स, आई टोल्ड यू अबाउट ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में मैंने आपको बताया था कि बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, साइनोफिल्स होते हैं। तो बेसोफिल्स में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम हिस्टामीन बोलते हैं। ये सारे जो हैं ये एक हिस्टामीन है। ये हिस्टामीन बेसोफिल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और मास्ट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जब भी एंटीजन इन सेल से इंटरेक्ट करता है तो इनका डीग्रैनुलेशन हो जाता है। डीग्रैनुलेशन मतलब ये होता है कि वो सेल्स फट जाते हैं और ये सारा जो सब्सटेंसेस होते हैं हिस्टामीन वगैरह, ये सब बाहर उन सेल्स से ब्लड में घूमते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ है। तो जब वो हिस्टामीन्स अपने सेल्स से निकल के बाहर आते हैं तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। यू विल फाइंड इट इचिंग, यू विल फाइंड फुल कंप्लीट आपको पेन होगा। तो उस पूरे रिएक्शन को हम एक टर्म दे देते हैं जो मैंने आपको पहले भी बोला था, हाइपर सेंसिटिविटी। तो आपको ये याद रखना है कि IgE इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी। M और D दो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो सिर्फ सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं बी सेल के। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में किसी भी एंटीबॉडी का प्रेजेंट होता है तो वो होता है एंटीबॉडी G का। लेकिन अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, सो विच एंटीबॉडी कम्स द फर्स्ट या फोरमोस्ट होती हैं, तो वो होती हैं IgM। तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। एंड ऑल्सो ऑफ G इफ़ आई टॉक अबाउट, तो आपको ये भी रिमेंबर करना है कि प्लासेंटा के थ्रू G2 के अलावा सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं मदर के थ्रू प्लाज्मा फीटस में जाती हैं। एंड देन कम्स द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। तो वो ओवरव्यू था या स्ट्रक्चर था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंटीबॉडीज़ के। अगर अब हम एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन देखें तो आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको पता चला होगा किसी का ब्लड में ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है। तो अगर सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप A है, ओके, सो जब किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप A होता है तो उसमें क्या होता है, उसके ब्लड सेल्स में एंटीजन A प्रेजेंट होते हैं। देयर आर पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन जिनको हम एंटीजन A बोल देते हैं। तो वो ब्लड ग्रुप A में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उनको एंटीजन A कहते हैं एज ऑफ नाउ। और कुछ एंटीजन्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप B में प्रेजेंट होते हैं। और अगर AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो एंटीजन्स आर प्रेजेंट बोथ A एंड B। और ब्लड ग्रुप O की बात करें तो वहाँ पे कोई एंटीजन्स नहीं होते, ओनली एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन O। तो अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक स्लाइड है जिसमें कि आपने एक ब्लड ड्रॉप ऐड किया, एक यहाँ ड्रॉप किया और आपने यहाँ ड्रॉप किया। तो मार्केट में आपको एक सीरम मिलती है जिसको कि हम एंटी सीरम बोल देते हैं। सो ब्लड में क्या होगा, अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आई टोल्ड यू कि आपके ब्लड में एंटीजन A प्रेजेंट होगा। तो जब आप मार्केट से सीरम लेकर आएंगे, दैट इज़ एंटी सीरम B, आपने एंटी सीरम इसमें डाला, मतलब इस स्लाइड में डाला और यहाँ डाला और यहाँ डाला, तो अगर वो कोआगुलेशन हो गया या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया वो आपको दिखेगा, मतलब ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। तो अगर दोनों तरफ ब्लड की क्लम्पिंग हो रही है दैट मीन्स द ब्लड ग्रुप इज़ AB। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि सपोज़ ये आपने स्लाइड में आपने क्या किया, ये स्लाइड बनाया, ओके, आपने उस पर 2 सर्कल्स बना दिए। आपने क्या किया, आपने लैब में आपने ब्लड यूज़ आउट किया अपनी फिंगर से, उसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा। फिर मार्केट से आपने एंटी सीरम लिया और उस एंटी सीरम को आपने इस पे ड्रॉप कर दिया। ओके, सो जब आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और आप अगर यहाँ पर ये देखेंगे
कि यहाँ पे कोआगुलेशन हो रहा है ब्लड का, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है या एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है। आई टेल यू व्हाट इट इज़। लेकिन अगर आपको वो दिख रहा है कि कुछ क्लम्पिंग हो रही है ब्लड की, तो आप उसको ब्लड ग्रुप ए का नाम बोल दोगे। और अगर इसमें ब्लड नहीं क्लम्पिंग हो रही है और यहाँ पे हो रही है, इस जगह हो रही है, तो आप उसको ब्लड ग्रुप बी का नाम बोल दोगे। और सपोज़ यहाँ पे भी क्लम्पिंग है और इसमें भी क्लम्पिंग हो रही है ब्लड में, तो डैट मीन्स अ ब्लड ग्रुप इज़ ए बी। और आपको एकदम प्लेन दिख रहा है, मतलब आपने वो सीरम भी डाला और ब्लड को मिक्स किया, लेकिन कोई आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या एग्लूटिनेशन या कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्लम्पिंग नहीं दिख रही, डैट मीन्स वो ब्लड एकदम प्लेन सा है, कुछ रिएक्शन नहीं है। तो डैट मीन्स वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ये आपको इससे पता चलता है। सो देर आर टू टर्म्स विच आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। तो प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि जब हम इनसॉल्युबल एंटीजन यूज़ करते हैं प्लस सॉल्युबल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ओके। और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि वो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सॉल्युबल होती हैं। ये सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कि आप जब लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो लाइक फॉर ब्लड ग्रुप, तो उसमें आपको कुछ खास अंतर पता नहीं चलेगा। आपको बस इतना पता चलेगा कि ब्लड की क्लम्पिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक जनरल व्यू था अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड होप टेक केयर।